नमस्कार। तलवारों की झंकार, सोने के सिक्कों की खनक और राजा की शान में लिखी कविताएं। चलिए आज चलते हैं हिंदी साहित्य की जड़ों में, एक ऐसे तूफानी दौर में जिसे आदिकाल या वीरों का युग भी कहा जाता है। ये वो जमाना था जब कहते हैं कि कलम और तलवार दोनों एक साथ चलते थे। तो सवाल ये उठता है कि उस दौर का लिटरेचर, वो कविताएं आखिर थीं कैसी? क्या वो सिर्फ राजाओं की बड़ाई के पुल बांधने के लिए थीं, या उनमें कुछ और भी था? आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये जो दौर था ना, वो वीरता, प्रेम और कल्पना का एक गजब का कॉम्बिनेशन था। यहाँ कविता सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि एक पूरा का पूरा शो था, जहाँ ड्रामा और भव्यता ही सब कुछ थे। देखिए, इस दौर के साहित्य को अगर समझना है तो उसकी चाबी मिलेगी उस दौर के कवि के पास। उसकी जिंदगी कैसी थी, उसकी क्या मजबूरियां थी और उसकी रोजी रोटी कहाँ से चलती थी। इन्हीं सब बातों ने उस दौर की कविताओं को शक्ल दी थी। जरा सोचिए कि किसी की सैलरी इस बात पर टिकी हो कि वो अपने बॉस की कितनी अच्छी तारीफ करता है। बस आदिकाल के कवियों की यही हकीकत थी। वो राजा के दरबार में रहते थे और उनका काम ही था अपने राजा को एक सुपर हीरो की तरह दिखाना, फिर चाहे सच्चाई कुछ भी क्यों ना हो। और इस जबरदस्त तारीफ के पीछे की प्रेरणा क्या थी? ज्यादातर मामलों में सोने के सिक्के। मतलब ये कोई सच्ची रिपोर्टिंग नहीं थी, ये तो एक तरह का पेड प्रमोशन था, जिसमें राजा का गुणगान पैसे देकर करवाया जाता था। तो इन कवियों का देखने का नजरिया कैसा था? एक तरफ तो वो अपने राजा को हीरो बनाते थे और उसके दुश्मन को जीरो। पर मजे की बात ये है कि ये कवि सिर्फ कलम नहीं चलाते थे, तलवार भी चलाते थे। तो जब भी वो किसी लड़ाई के बारे में लिखते तो ऐसा लगता मानो आंखों देखा हाल बता रहे हों। पर इस पूरी कहानी में एक किरदार हमेशा गायब रहता था, और वो था आम आदमी। तो यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। देखिए, जब कवि का काम ही राजा की बड़ाई करना हो तो सच और कल्पना के बीच की जो लाइन है वो तो धुंधली होगी ही। और यही इस युग के साहित्य का सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट था। इसे ऐसे समझिए जैसे आज कोई असली प्रधानमंत्री पर फिल्म बनाए, लेकिन कहानी में उन्हें किसी ड्रैगन से लड़वा दे। आदिकाल की कविताएं कुछ कुछ ऐसी ही थीं। नाम असली थे, किरदार इतिहास से लिए गए थे, लेकिन जो कहानियां थीं वो पूरी तरह से काल्पनिक थीं। यहाँ सच्चाई से ज्यादा जरूरी था एंटरटेनमेंट। और नतीजा ये हुआ कि इन रचनाओं की असलियत पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लग गया। सदियों तक लोग इनमें अपनी तरफ से चीजें जोड़ते रहे, बदलते रहे। मतलब आज जो किताबें हम पढ़ते हैं वो अपने ओरिजिनल रूप से शायद बहुत बहुत ही अलग हैं। जैसे कोई तस्वीर हो जिसे बार बार फोटोशॉप किया गया हो। और ये कल्पना सिर्फ कहानियों में नहीं थी, बल्कि देश की परिभाषा में भी थी। उस जमाने में भारत जैसा कोई एक देश नहीं था। हर राजा के लिए उसके 50-100 गांव का जो इलाका था, बस वही उसका राष्ट्र था। और इसी छोटी सोच की वजह से वो सब आपस में ही लड़ते रहते थे। अच्छा, तो इन कविताओं का मिजाज कैसा था? मतलब इनमें इमोशंस कौन से थे? असल में दो इमोशंस थे जो इस पूरी लिटरेचर पर हावी थे। एक वीर रस यानी बहादुरी, और दूसरा श्रृंगार रस यानी प्रेम और सौंदर्य। इन कविताओं का एक हिट फॉर्मूला था। हर युद्ध के पीछे की वजह एक सुंदर स्त्री होती थी। कवियों को ये बात समझ आ गई थी कि राजा को लड़ाई के लिए उकसाने का सबसे अच्छा तरीका है किसी राजकुमारी की सुंदरता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। इस तरह से वीरता और वासना एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए थे। उस दौर की सोच को एक कहावत ने जैसे अमर ही कर दिया। अगर सीधे शब्दों में कहें तो जल्दी जियो, शान से मरो। एक योद्धा के लिए 18 साल की उम्र के बाद जीना शर्म की बात मानी जाती थी। ये सोच उस समय के समाज के मूल्यों को दिखाती है, जहां इज्जत जिंदगी से ज्यादा कीमती थी। तो हमने कहानी के क्या और क्यों को तो समझ लिया, पर सवाल है कि इससे लिखा कैसे जाता था। चलिए अब जरा भाषा और स्टाइल की बात करते हैं। उस दौर में कोई एक हिंदी नहीं थी, बल्कि कई भाषाएं थीं। जो वीर कविताएं थीं वो डिंगल पिंगल नाम की एक खास जोशीली भाषा में लिखी जाती थीं। और वहीं जो धार्मिक साहित्य था उसके लिए अपभ्रंश के अलग अलग रूप इस्तेमाल होते थे, जो उस समय की आम बोलचाल की भाषा के ज्यादा करीब थे। कवियों के पास लिखने के कई अलग अलग टूल्स थे। वो छोटी छोटी अपने आप में पूरी कविताएं भी लिखते थे और प्रबंध यानी लंबी महाकाव्य जैसी कहानियां भी सुनाते थे। लेकिन सबसे खास थी रासो शैली। ये सिर्फ कविता नहीं थी,
ये एक पूरा परफॉर्मेंस था जिसे संगीत और नाच गाने के साथ पेश किया जाता था। समझ लीजिए, ये उस दौर का म्यूजिकल थिएटर था। तो फिर इस पूरे दौर को आखिर समझा कैसे जाए? इसकी विरासत बस एक शब्द में छिपी है, और वो शब्द है अंतर्विरोध, यानी अपने ही अंदर का टकराव। अंतर्विरोध मतलब एक ही चीज में दो बिल्कुल अलग उल्टी बातों का होना, और आदिकाल का साहित्य इसी से लबालब भरा हुआ है। यहाँ वीरता भी मिलेगी और चापलूसी भी, सच भी मिलेगा और कल्पना भी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये विरोधाभासों का साहित्य था। इसमें बहादुरी और चापलूसी साथ साथ चलते हैं। किरदार तो असली हैं, पर कहानियां नकली हैं। लिखने की कला के हिसाब से ये शानदार हैं, पर सच्चाई के मामले में इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हर तरह से ये एक बहुत ही उलझा हुआ लेकिन उतना ही आकर्षक दौर था। तो आखिरी सवाल ये है कि इन तमाम विरोधाभासों के बावजूद ये साहित्य आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्या ये हमें ये सिखाता है कि कैसे सत्ता और कला हमेशा एक दूसरे पर असर डालते हैं? सोचने वाली बात है ना?